हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस, और इसका असेसमेंट भी आपको क्विकली दे दिया जाएगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 ईयर्स ऑफ अनब्रोकन फेथ। तो पूरा आर्टिकल क्या है, ध्यान रखिएगा कि जो सोमनाथ टेम्पल है जिसको 1226 एडी में मोहम्मद गजनी ने रेड किया था और डिस्ट्रक्ट किया था, तो उसी टेम्पल को मेडिएवल पीरियड में अहिल्याबाई होलकर जी ने रीबिल्डिंग करने की कोशिश की थी। 1890s में स्वामी विवेकानंद जी ने भी सोमनाथ को विजिट किया था और उन्होंने ही स्पोक अबाउट द नीड फॉर स्पिरिचुअल एंड नेशनल रीजेनरेशन के बारे में। इसी प्लेस से, सोमनाथ टेम्पल का जो प्लेस था उसी प्लेस से एक जो कॉल है वो देश को दी थी। 1947 के बाद अगर देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ विजिट किया था तो उन्होंने प्लेज किया था कि जो रुइन है जिसको आपका डिस्ट्रॉय किया था भाई मोहम्मद घुरी ने, तो वो जो रुइन है उसको फिर से रीबिल्ड करने के बारे में कहा था। 1951 में जो डेटी है उनको इंस्टॉल किया गया था, मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। और किसने किया था? बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसको लेके आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी छिड़ गया था कि एक सेकुलर नेशन में क्या हेड ऑफ द स्टेट जो है वो रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज 2026 में हम 1000 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं ऑफ द 1026 इन्वेजन। और इसी में हम इस पर्व को एज स्वाभिमान मतलब प्राइड की तरह देख रहे हैं कि जो भी इन्वेडर्स थे, फॉरेनर्स थे, उन्होंने हमारे कल्चर सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक किया था, फिर भी हमने क्या किया, अपनी पूरी हिम्मत के साथ हमने अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को कंटिन्यू रखा, इंटैक्ट रखा और उसको लेके आज भी हम स्वाभिमान करते हैं। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें सेंट्रल थीम ही यही है कि रेजिलियंस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन यूजिंग द सोमनाथ टेम्पल एज प्राइमरी मेटाफॉर। तो इसके साथ हम क्या है, हमारी एंशियंट जो भी आर्किटेक्चर है, मॉन्यूमेंट्स है, उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, जो एक प्राइड है वो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पूरे विश्व में कोई इतना फास्ट फॉरवर्ड सिविलाइजेशन नहीं था तब हम काफ़ी आगे थे। हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ हो, नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे, वेदांतपुरी जैसे, विक्रमशिला जैसे, या फिर आपके जो उससे भी पुराने जो आपके आर्किटेक्चर या फिर जो रिमेन्स हो, लाइक मोहनजोदारो का हो, या फिर जो पूरा ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पड़ता है, गुजरात में है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है डिफरेंट अदर एग्जामिनेशन में। देखते हैं आगे। तो वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है कि हमारा जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना है, एक्टिवली प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है हमारे हेरिटेज को। और हमारे जो पॉपुलेशन है उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर भी बिल्ड करना है। वाइल ऑनरिंग ट्रेडिशन वन मस्ट इंटीग्रेट द साइंटिफिक टेम्पर टू एंश्योर अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव आउटलुक। तो हमें अपना जो पुराना कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, जो भी सही चीज़ें हैं उनको फॉलो करनी है, उनको ऑनर करना है। ब्लाइंडली हमें वेस्टर्नाइजेशन को इमिट नहीं करना है। तो वो चीज़ इसमें कही गई है। नेक्स्ट है
इंक्लूसिव नैरेटिव। तो इंक्लूसिव नैरेटिव में क्या है, सेलिब्रेशंस ऑफ हिस्ट्री फोकस ऑन रेजिलियंस एंड यूनिटी रादर देन एनिमोसिटी। तो हमारा जो कल्चर है, आप सिंस एंशियंट सिविलाइजेशंस अगर देखें तो हमारे देश में डिफरेंट जो आपके फेथ है, डिफरेंट कल्चर जो है, डिफरेंट लैंग्वेज जो है, वो पैरेलली डेवलप हुआ है। और एनिमोसिटी की जगह, मतलब शत्रुता की जगह जो यूनिटी है वो हम देख सकते हैं। और इसीलिए इंडिया यूनिक है, इसीलिए इंडिया इनक्रेडिबल है। नेक्स्ट देखते हैं मादुरो इन न्यूयॉर्क जेल। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि जो आपके प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, निकोलस मादुरो एंड हिज वाइफ सिलिया फ्लोरिस, जिनको आपके कैप्चर कर लिया गया था, उनको न्यूयॉर्क जेल में रखा गया है। अभी इनके ऊपर ट्रायल होना है। तो ये काफ़ी इस चीज़, ये जो इंसिडेंट है काफ़ी चर्चे में है और इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जो यूएसए का स्टांस है कि एक दूसरे देश की बाउंड्री के अंदर जाके उनकी सोवरेनिटी को वायलेट करना, वो भी आज के समय पे कितना दूर सही है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपका जो चार्टर है, जैसे यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करना है, सब देशों की इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी को मेंटेन करना है। और कोई भी एक्शन अगर लेना है तो वो आपका एक डिबेट, डिस्कशन, डेलिबरेशन, नेगोशिएशन के बाद ही लिया जा सकता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, राइट टू प्रोटेक्ट के बारे में कहता है कि कोई देश अगर अटैक कर देता है, ध्यान रखिएगा, अगर अटैक कर देता है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो अभी यूएसए ने जो रुख अपनाया है उसमें तो ना तो वो यूएन चार्टर के आर्टिकल 2.4 को मान रहा है, ना ही आर्टिकल 51 को फॉलो कर रहा है या ओबे कर रहा है। क्योंकि वेनेजुएला ने कोई अटैक नहीं किया है उनको काउंटर अटैक करने के लिए या फिर उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के लिए। तो इसमें अभी क्या है, इन फ्यूचर इन आर्टिकल्स को आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स में, वो हमें देखना होगा। देन मेंस में भी आप कहीं जिक्र करें तो इन दोनों आर्टिकल को आप रेफर कर सकते हैं, तो आपका आंसर उसमें बेटर झलकेगा। नेक्स्ट है एआई इज गजलिंग वाटर एंड पावर। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको डिफरेंट जो बिग टेक्स है वो यूज़ कर रही है, वो चाहे गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर मेटा हो या फिर अमेजोन हो, तो ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए रन करने के लिए और बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए कूलिंग करने के लिए। तो इससे क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या किया है, जो डिफरेंट आपकी टेक जायंट है, जैसे गूगल ने कहा है कि हम नेट ज़ीरो करेंगे बाय 2030, अमेजोन ने भी प्लेज रखा है बाय 2040, मेटा ने 2030। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने प्लेज रखा है। तो अभी इसमें ज़रूरी ये है कि एआई के साथ जिस तरीके से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं इन दिस एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका जो पॉसिबल बेनिफिट्स है इन डिफरेंट फील्ड वो तो हमें पता ही है, लेकिन इसका जो पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है आपके पावर एंड वाटर को लेके। तो इसमें पावर जो भी जनरेट होता है उसमें क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है अक्रॉस द ग्लोब। तो उसको मिनिमाइज़ करना है, नहीं तो जो क्लाइमेट चेंज है वो हम उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो हिडन रिसोर्स कॉस्ट ऑफ एआई, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिग्निफिकेंट वाटर चाहिए डेटा सेंटर्स की कूलिंग के लिए और उनको रन करने के लिए। और आपका इसके वजह से क्या है, कूलिंग के वजह से एंड पावर डिमांड जो है वो काफ़ी राइज हो रहा है। तो इससे क्या है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है उससे नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके आपका पावर जनरेट करना पड़ रहा है, जो अल्टीमेटली क्लाइमेट जो एक्शन है उसको हैम्पर कर रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या है, डिफरेंट टेक जायंट्स को ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेना ज़रूरी है। जैसे पावर के लिए सोलर प्लांट को बैठाना या फिर विंड प्लांट को बैठाना, विंड से पावर एनर्जी को जनरेट करना, तो वो सभी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। बाकी इसमें की टर्मिनोलॉजीज दी है, डेटा सेंटर्स क्या होती है, जो बहुत सारी डेटा को क्या करती है, आपकी स्टोर करके रखती है, जैसे आपके जो क्लाउड्स है। ओके, देन जीपीयू क्या है, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सभी चीज़ें क्या है, पूछी जा सकती है।
तो जीपीयू डू मैट्रिक्स मैथ फास्ट, जो कैलकुलेशंस होती है, जो भी हमारी मशीन जो है कैलकुलेशन करती है, वो जीपीयू के वजह से होता है। फिर एलएलएम क्या है, तो जो एआई होता है उसमें 3-4 मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मीडियम लैंग्वेज मॉडल है, फिर एसएलएम है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। तो जिस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, उसकी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। फिर आपका इन्फेरेंस क्या है, यूज द ट्रेंड मॉडल टू आंसर क्वेरीज। तो हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका मतलब निकाल के दे देता है एआई, उसी को कहा गया है इन्फेरेंस। तो ट्रेनिंग पता ही है, तो जो एआई होता है उसको डिफरेंट डेटा के साथ उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो इवापोरेटिव कूलिंग क्या है, कूलिंग यूजिंग वाटर इवापोरेशन। फिर लिक्विड कूलिंग क्या है, चिल्ड लिक्विड रन्स थ्रू प्लेट्स पाइप्स टू रिमूव हीट। देन इमर्शन कूलिंग क्या है, तो ये सभी चीज़ें जो है प्रीलिम्स में बन सकती है। इमर्शन कूलिंग रेफर्स टू, तब आपको ध्यान रखना है कि सर्व्स सबमर्ज इन नॉन कंडक्टिव फ्लूइड, हीट कैरिड अवे वाया हीट एक्सचेंज। तो हीट क्या करता है, दूर करता है। देन कार्बन अवेयर शेड्यूलिंग क्या है, रनिंग हैवी कंप्यूटर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज क्लीनर मोर रिन्यूएबल ऑन ग्रिड, उसी को कहा गया है कार्बन अवेयर शेड्यूलिंग। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो डिफरेंट वर्ड्स है, तो सभी वर्ड्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें आप जीपीयू क्या है, एलएलएम क्या है, एसएलएम क्या है, इस तरीके के कुछ चीज़ें देख लेंगे तो हो जाएगा। बाकी प्रोबेबल जो क्वेश्चंस है वो हमने आपको बना के दिया है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ जेनेरिक ड्रग्स एज गुड एज दैट ऑफ कॉस्टलियर ब्रांडेड कजिन्स। तो इसमें हाल ही में स्टडी किया गया है और उस स्टडी में पाया गया, आपका देखिए कि अ सिटीजन फंडेड क्वालिटी स्टडी हुआ ऑन कॉमन प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, जो रिपोर्ट कर रहा है कि कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है ब्रांडेड मेडिसिन में और चीपर जेनेरिक मेडिसिन में, इंक्लूडिंग जो औषधि केंद्र में जो मेडिसिन पाई जाती है। लेकिन प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है। जेनरिक मेडिसिन का अगर 1 रुपया है तो ब्रांडेड मेडिसिन का 14 रुपया है, मतलब 14 टाइम्स हाई है सेम ड्रग का। 131 सैंपल्स को लिया गया ऑफ 22 वाइडली यूज्ड मेडिसिन, जिसको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, थायराइड इन्फेक्शंस वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या है, कोई खास डिफरेंस नहीं देखा गया है। देन आप इसमें अगर देखें जो ड्रग है, ड्रग का कंटेंट है, इसका डिसोल्यूशन है, यूनिफॉर्मिटी है, इम्प्योरिटीज़ है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी बिग आइडिया फॉर यूपीएससी क्या है कि मेडिसिन के वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें मेडिसिन का जो प्राइस है उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम मेडिसिन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अवेलेबल बना सके सभी के लिए। तो बाकी की टर्मिनोलॉजीज में जेनेरिक मेडिसिन क्या है वो पूछा जा सकता है। तो जेनेरिक मेडिसिन में क्या होता है, जो आपका प्रोपरेटर होता है उसका नाम नहीं होता है या ब्रांड का नाम नहीं होता है, बाकी उसमें जो कंपोजिशंस होती है वही रहती है। ब्रांडेड जेनेरिक क्या है, तो कंपनी एक ब्रांड नाम देके बनाती है, उसी को ब्रांडेड जेनेरिक कहा जाता है, जो काफ़ी कॉमन है इन इंडिया। और बायो इक्विवेलेंस क्या है, तो सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो जेनेरिक हो या फिर आपकी ब्रांडेड मेडिसिन हो। तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इंडियन फार्माकोपीडिया क्या है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड है फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड टेस्टिंग मेथड का, किसके लिए, मेडिसिन के लिए। ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है उसको दिखाया गया है। बाकी वे फॉरवर्ड में हम क्या देख सकते हैं कि हमें बिल्ड करना है क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हम क्या कर सके, बेटर जो मेडिसिन का सैम्पलिंग है वो कर सके और बेटर क्वालिटी को इंश्योर कर सके। फिर आपका स्ट्रेंथन करना है पोस्ट मार्केट सर्विलियंस को, कि बनने के बाद रूटीन सर्विलियंस होते रहना है, ताकि मेडिसिन जो है वो सस्ते दामों में अवेलेबल हो सके। मेक जेनेरिक फास्ट द डिफ़ॉल्ट, तो जेनेरिक मेडिसिन जो है उनको डिफ़ॉल्ट बनाना है, ताकि हम क्या कर सके, और क्वालिटी को अश्योर करना है, ताकि सभी लोग क्या कर सके, मेडिसिन जो भी उनको चाहिए वो अफोर्डेबली खरीद सके। फिक्स जन औषधि ऑपरेशनल गैप्स, तो जन औषधि केंद्र में जो भी ऑपरेशनल गैप है, लाइक अवेलेबिलिटी कम होती है, डोज में वैरायटी होती है, उनको मेंटेन करना ज़रूरी है। एथिक्स प्लस डेटरेंस में अगर देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर होना है, मेडिसिन में क्या है क्या नहीं है, इसमें कितना प्राइस होना चाहिए, कितना खर्च हुआ है, एटसेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं
ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग बॉडी इमेज डिस्ट्रेस नाउ बिग मेंटल हेल्थ इशू फाइंड्स एम्स एंड आईसीएमआर स्टडी। तो एम्स और आईसीएमआर ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आपकी रिसर्च किया और एक जर्नल पब्लिश किया, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो इसमें देखा गया कि 18 से 30 के बीच के जो पॉपुलेशन है उनके अंदर अपनी जो बॉडी इमेज है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस है। तो इसमें जो आपके ओबेस है, ध्यान रखिए कि जो ओबेस है वो तो डिस्ट्रेस में है ही, जो आपके अंडरवेट है वो भी ओबेस आपकी डिस्ट्रेस में है। तो इसमें जो आपके अंडरवेट है और ओबेस है उनके बीच में 50% जो यूथ है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक हिडन क्राइसिस देखी गई है, मेंटल क्राइसिस, जो शेम फील करते हैं, लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं या फिर ओवर थिंक करते रहते हैं, जबकि सोसाइटी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जब मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो उससे फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ जाता है। तो इसमें आपकी बॉडी कितनी परफेक्ट साइज़ में है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने फिट और हेल्दी है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। एम्स और आईसीएमआर ने स्टडी किया है। तो डबल बर्डन ऑफ डिस्ट्रेस है, एक तो फिजिकल डिस्ट्रेस है ही, उसके साथ मेंटल डिस्ट्रेस भी देखा गया है। डेटा में अप्रॉक्सीमेटली 50% यूथ को ही ये प्रॉब्लम देखी गई है, जबकि जो आपके बॉडी में ठीक है, मतलब नॉर्मल वेट के है, उनके अंदर भी डिस्ट्रेस है। नॉर्मल वेट वाले को या तो वेट बढ़ाना है या थोड़ा घटाना है, या फिर भी नॉर्मल वेट में भी वो अपने आप को अच्छा नहीं देखते हैं, वैसा प्रॉब्लम है। तो ओबेस यूथ, अंडर वेट यूथ दोनों को ही जो प्रॉब्लम है वो दोनों में ही जो मेंटल इशू है वो देखी गई है, जो हिडन क्राइसिस है वो देखी गई है। तो इसीलिए क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड केयर मॉडल हमको लेना है कि आपका पर्सन सेंट्रिक जो केयर है वो ज़रूरी है, और एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करनी भी ज़रूरी है। और हेल्थ को सिर्फ लुकिंग फिट होने से, एस्थेटिकली फिट होने से नहीं होगा, एक हॉलिस्टिक हमें फीलिंग हेल्दी भी होना पड़ेगा। देन एजुकेशनल इंटरवेंशन भी करनी ज़रूरी है कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती है, तो डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट आपकी लुक हो सकती है। सभी एक तरीके से दिखने लगेंगे, सभी ऋतिक रोशन और कैटरीना जैसे दिखेंगे तो वो अलग, वो नहीं हो सकता है। मतलब सबकी बॉडी टाइप क्या होती है, अलग होती है। तो आप इंडियन क्रिकेट टीम को ही देख ले, सभी हेल्दी है, फिट है, लेकिन सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है अलग अलग है। नेक्स्ट, गेन्स फ्रॉम डी कंट्रोल। तो जो डी कंट्रोल किया जा रहा है उससे हमें क्या गेन होने वाला है इंडिया को, तो इससे स्पेशली ये आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है कि जब हम डी कंट्रोल करेंगे तो उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश में बढ़ेगा। तो क्या डी कंट्रोल किया जा रहा है, लाइक कॉम्प्लेक्स कस्टम्स को, एम्बिग्विटी रूल्स, जो रूल्स में एम्बिग्विटी है, जो एंट्री रेस्ट्रिक्शंस है वगैरह को, इससे क्या होगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिसीव करेंगे। तो मैसिव कैपिटल इनफ्लो होगा लाइक $11 बिलियन इनटू इंडियन फाइनेंशियल फर्म्स, और उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे हमारी जो पॉपुलेशन है, जो टैलेंटेड यूथ है, जो आपकी सेमी स्किल्ड यूथ है, स्किल्ड यूथ है, उन सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और हमारा जो नेसेसिटी है फॉरेन कैपिटल का वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो हाउस होल्ड का सेविंग है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो हाउस होल्ड के पास सेविंग नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो बाहरी कैपिटल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आना ज़रूरी है। लास्ट आर्टिकल है, और विडंबना है कि चाइना इसमें 4 ग्लोबल इनिशिएटिव को बता रहा है, फोरग्राउंड द पीपल सेंट्रिक अप्रोच फॉर पीस। ओके, तो अभी क्या इनका अप्रोच है, तो ये जो भी अप्रोच दी गई है, स्पेशली इसमें ऐसा लग रहा है मुझे पढ़ के कि ये वेस्टर्न जो डोमिनेंस है उसको काउंटर कर रहा है। तो पहला है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में क्या होना है, फोकस में प्रॉस्पेरिटी एंड लाइवलीहुड में कोर फिलोसॉफी दिया गया है कि पीपल सेंटर्ड ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी आना चाहिए, फाइनेंसिंग करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट। ह्यूमन राइट्स में अगर देखें तो रीडिफाइन किया गया है ह्यूमन राइट्स को थ्रू द लेंस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के जरिए कि हर लोगों के पास गुजर बसर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। और इंक्लूसिविटी के बारे में कहा है कि जो डेवलपमेंट है उसको ग्लोबली इंक्लूसिव होना चाहिए, हर देश जो है सबके अंदर हर पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। फिर 2 नंबर पॉइंट में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए
कहा है फोकस एरिया है स्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। तो इसमें कोर फिलोसॉफी दिया है इनविजिबल सिक्योरिटी। तो द सिक्योरिटी ऑफ वन नेशन शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ द अनदर। तो इसमें नेटो को स्पेशली क्रिटिसाइज किया गया है कि एक रीजन का सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए दूसरे को इनसिक्योर करना सही नहीं है। और डायलॉग करना है ओवर कोअर्शन। देन सोवरेनिटी में अगर देखें तो रेस्पेक्ट करना है इंडिपेंडेंस को नेशंस का। तो इसमें जो यूएसए ने किया है ऑन वेनेजुएला वो सही नहीं है। 3 नंबर अगर देखें ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सॉफ्ट पावर को बिल्ड करना है। तो कोर फिलोसॉफी इसमें देखें तो डाइवर्सिटी को, डिफरेंट सिविलाइजेशन को हमें आगे बढ़ाना ज़रूरी है। किसी एक सिविलाइजेशन की सुपीरियरिटी दूसरे सिविलाइजेशन को हार्म करती है। फिर जो कॉमन वैल्यूज़ है पीस, जस्टिस, फेयरनेस को प्रमोट करना है। म्यूचुअल लर्निंग लेनी है इंस्टीड ऑफ क्लैश अमॉन्ग दी सिविलाइजेशंस। फिर ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव में जो आर्किटेक्चर है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, UNO, इनको रिफॉर्म करना ज़रूरी है। जो एमर्जिंग डोमेन है इसमें सभी को इंक्लूसिवली डेवलप करवाना है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको सभी को मिलके टेकल करना ज़रूरी है। फिर रिप्रेजेंटेशन में जो ग्लोबल गवर्नेंस है लाइक आपका IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इसमें सभी को रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। तो अभी इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन देखें तो आइडियोलॉजिकल एक कंपटीशन है। हमारा जो आइडियोलॉजी है या फिर फिलोसॉफी है वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, विश्व बंधु, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। जबकि चाइना का जो है वो एक हायरार्कियल मॉडल है जो फिर से अपने जो पुराना जो आपका ग्लोरी है उसको रिवाइव करना चाहता है। तो इसमें जो चाइना ने जो कहा है उसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी हम देख सकते हैं। फिर ग्लोबल साउथ लीडरशिप में हम देख सकते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में एक कोऑपरेशन भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें इंडिया के लिए कंसर्न रहेंगी। फिर सिक्योरिटी कंसर्न अगर देखें तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा खतरा तो चाइना को लेके ही है। गवर्नेंस रिफॉर्म में देखें तो चाइना के साथ इंडिया का टोन भी सेम है कि हम भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना चाहते हैं ताकि एक इक्वल वॉइस मिल सके, इंक्लूडिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, इवन दी अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।